बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जनाब कहाँ तक पढ़ गए थे? कल हमने हेड्स ऑफ इनकम तक पहुँच गए थे। हमने सबसे पहले आगाज़ किया था सेक्शन 4 से। सेक्शन 4 ने हमें बताया था कि भाई हर आदमी ने टैक्स पे करना है, हर साल टैक्स पे करना है। यहीं से हमारे जहन में टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट आया था। फिर हम आगे चले तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर देखे। 3 तरह के टैक्स ईयर थे: नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर को हमने कहा था इसमें कितने पॉइंट थे? 3 पॉइंट थे। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30th जून, डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच सैट डेट फॉल। ऐसे हमें ये बात समझ आ गई। फिर पता चला कि स्पेशल टैक्स ईयर, इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर एंड इज डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर। ठीक है ना। और हमने इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए क्या किया? जून कब आएगा, ठीक है ना, कि जहां ये क्लोज हो रहा है वहां से देखना है कि भाई अब जून, नेक्स्ट जून कब है, तो वो उससे हमने इसको डिनोट कर देना है। मसलन ये कहां खत्म हो रहा था? मार्च में, तो जून कब आएगा? इसी साल आएगा, 2022 में ही आएगा। इसीलिए इसको क्या लिख दिया? कैलेंडर ईयर 2000, टैक्स ईयर 2022। फिर इसके दरमियान में तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया, दैट वाज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इसके दरमियान में वो जो चेंज की एप्लीकेशन का प्रोसेस था, वो एक अहम बात है। ये एग्जामिनर थ्योरेटिकली सवाल में आपसे पूछ सकता है कि भाई हमने राइटिंग में अप्लाई करना है, फिर वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड प्रोवाइड करेगा, फिर वो हमें राइटिंग में इसका जवाब देगा। ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, ये हमने याद कर ली, समझ हमने ली थी। ये ऐसे ही है ना? अच्छा जनाब, नाउ चेंज ऑफ टैक्स ईयर बाय क्लास ऑफ। दो बातें हमारा लॉ हमारे साथ डिस्कस करता है। जब वो टैक्स पेयर की बात करता है ना, तो 2 तरह से बात करता है, एक पर्सन और एक क्लास ऑफ पर्सन। ठीक है ना। पर्सन का मतलब है एक बंदा। मेरी एक टेक्सटाइल की फर्म है, मुझे कोई मसला आ रहा है, मैं जा रहा हूं कहां पर? FBR के पास, कि मेरी कंपनी का टैक्स ईयर चेंज करते हैं। ठीक है ना। एक है कि हमने क्या किया, हम ऐसे नहीं गए, बल्कि हमने कहा यार हम सारे टेक्सटाइल वाले इकट्ठे होके FBR के पास जाते हैं, हमें एक कलेक्टिव मसला है, हमारे सेक्टर को मसला है। इसीलिए हमने देखा था जो स्पेशल टैक्स ईयर क्या किसके बने हुए थे? शुगर के, बैंकिंग इंडस्ट्री के, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के, राइस एक्सपोर्टर के। ठीक है ना। तो ये काम किसने करना है? ये कमिश्नर ने नहीं करना। कमिश्नर एक ऑफिसर है, कमिश्नर एक ऑफिसर है। हमने जो हमारा मुल्क है ना, ऐसे ये पूरा कंट्री है फर्स्ट किया, इसके ना हमने हिस्से बना रखे हैं ऐसे, जिसे आगे कभी जाके पढ़ेंगे, ऐसे डिफरेंट है। इसको एक सर्कल बोलते हैं। फर्ज किया लाहौर और इसके गिरदो नवा का इलाका एक सर्कल होगा, कोई फर्ज कर लेते हैं, ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूं आपको। इसका एक कमिश्नर होगा। जो इस इलाके के टैक्स पेयर है ना, अगर उन्हें इंडिविजुअली मसला आ रहा है तो वो कमिश्नर के पास वो रिटर्न एप्लीकेशन लेके चले जाएं, जिसको भी हम जिक्र करके आए हैं। लेकिन अगर हमें कलेक्टिव मसला आ रहा है कि यार हम सारे शुगर वालों का ये मसला है, तो फिर हमने इसके पास नहीं जाना, बल्कि इनका बॉस कौन है? FBR। FBR को हम यहां क्या लिखते हैं? बोर्ड, मीन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। मुख्तसर उसे FBR किसका एब्रीवेशन है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। लेकिन हम लॉ में क्या लिख देते हैं? खाली बोर्ड। ठीक है। अगर सारों को मसला आ रहा है तो क्या करें? द बोर्ड इन केस ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन हैविंग अ स्पेशल टैक्स ईयर मे परमिट थ्रू ऑफिशियल गजट टू यूज नॉर्मल टैक्स ईयर, या नॉर्मल वालों को स्पेशल। दोनों ही कन्वर्जन होती है ना। कोई बंदा नॉर्मल से स्पेशल में जा सकता। मसलन बोर्ड को लगे कि यार बैंक वालों को ना, ये जो हमने इनका स्पेशल ईयर बना रखा है ना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का, यही है ना हमारा। बोर्ड को लग रहा है यार नहीं, बैंक वाले ना इससे तंग है, तो बोर्ड क्या करे? ऑफिशियल गजट में इसको चेंज कर दे। कैसे? स्पेशल से नॉर्मल में, या नॉर्मल से स्पेशल में।
इसका मतलब है अगर पूरे सेक्टर ने जाना है तो फिर कहां एप्लीकेशन जाएगी या कौन करेगा ये काम? बोर्ड। अगर इंडिविजुअल ने जाना है कमिश्नर। मतलब राइस को लगता है कि यार हम ना बड़ी मुश्किल में है, हम जून नहीं फॉलो कर सकते, तो क्या करें? कमिश्नर के पास। और अगर हमें सारे कॉलेजेस को एक मसला है, फिर बोर्ड के पास। फिर ये काम किसने करना है? बोर्ड ने करना है। क्लियर होगी ना बात ये भी? अच्छा जनाब, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर भी हमने समझ लिया था। यहां से आगे चलते हैं जनाब, यहां तक कल हम पहुंच गए थे। अच्छा जी, इनकम की डेफिनेशन भी बल्कि पढ़ ली थी हमने, और फिर हमने हेड्स ऑफ इनकम भी पढ़ लिए थे। अच्छा जी, अब टैक्स लगाने के लिए हमें दो तरह से टैक्स लगाना है। जरा इस बात को कहीं नोट भी कर लें अपने पास। टैक्स पेयर जो है ना, इसको हम दो टैक्स पेयर किसको कहते हैं? जो टैक्स देने वाला। टैक्स पेयर किसको कहते हैं? टैक्स देने वाले को कहते हैं। वो कहते हैं टैक्स पेयर दो तरह के लोग हैं। एक के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं रेजिडेंट, और दूसरे के लिए नॉन रेजिडेंट। टैक्स पेयर कितनी तरह के हो गए? दो। एक खास एंगल से देख रहे हैं, रेजिडेंट वर्सेस नॉन रेजिडेंट। जो बंदा रेजिडेंट आदमी है ना, जिसको हम रेजिडेंट कह देंगे कि ये बंदा रेजिडेंट है, इस बंदे ने ये दुनिया में जहां से भी पैसे कमाए। अच्छा ऐसे कहते हैं, चलो एक और यहां लिखते हैं पहले। इनकम जो है ना, ये भी दो तरह की है। एक को हम कहते हैं पाकिस्तानी सोर्स इनकम, पीएसआई। क्या क्या बोला है मैंने? पाकिस्तान सोर्स इनकम। क्या मतलब? वो इनकम जो पाकिस्तान से कमाई गई है। पाकिस्तान में जॉब की, पाकिस्तान में नौकरी थी, पाकिस्तान में कोई एसेट था उसको बेचा, पाकिस्तान की हुदूद के, पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर से जो इनकम कमाई है, दैट इज कॉल्ड पाकिस्तान सोर्स इनकम। एक है मैंने पाकिस्तान से नहीं इनकम कमाई, मेरा एक बिजनेस इंग्लैंड में है, मैं वहां से कमा रहा हूं, दुबई में है, सऊदी अरब में है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन सोर्स इनकम। ठीक है ना? इनकम कितनी तरह की हो गई? पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम। अब किसी आदमी की ये दोनों हो सकती हैं। किसी आदमी की ये इनकम दोनों से, कुछ बिजनेस उसके पाकिस्तान में है, कुछ उसके बिजनेस किसी और मुल्क में। कोई प्लॉट उसने पाकिस्तान में खरीदा हुआ है, कोई प्लॉट उसने दुबई में, इंग्लैंड में, किसी और मुल्क में खरीदा हुआ है। अब टैक्स कैसे लगना है? क्या मैंने सारी इनकम पे टैक्स देना है, या जो पाकिस्तान से कमाई है सिर्फ उस पे टैक्स देना है? ये बात डिपेंड करती है कि मेरा स्टेटस क्या है। अगर लॉ मुझे कहता है कि आप रेजिडेंट हैं, तो मैंने दोनों इनकम पे, पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स देना। क्या बात हो रही है? अगर ये बंदा टैक्स की नजर में रेजिडेंट है, तो इसने दोनों इनकम पे, और इन दोनों को हम इकट्ठा करके बोल देते हैं ग्लोबल इनकम। रेजिडेंट पर्सन ने ग्लोबल इनकम पर टैक्स देना है। जो पाकिस्तान से पैसे कमाए उस पर भी टैक्स देना है, दुनिया के किसी भी मुल्क से जो पैसे कमाए उस पर भी टैक्स देना। पूरी दुनिया की इनकम का हिसाब देना है। लेकिन अगर ये आदमी नॉन रेजिडेंट है, तो फिर इसने सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स देना है। फॉरेन सोर्स इनकम पर इसने पाकिस्तान में टैक्स नहीं देना। अभी करते हैं, वो होगा ही तो पे तो चलने लगे।
अब यहां मसला क्रिएट हुआ कि सर रेजिडेंट कौन होता है। जब ये लफ्ज आ गया कौन होता है, या तो डिक्शनरी का मीनिंग या टैग लॉ का मीनिंग, यही तो बेस बना रहे हैं, ठीक है ना। अब देखना है कि यार आम तौर पर हम रेजिडेंट किसे कहते हैं, डिक्शनरी, तो रेजिडेंट का मतलब कुछ और है। लॉ कहते हैं नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं, हम इसकी डेफिनेशन बताते हैं आपको कौन रेजिडेंट है, ठीक है ना। तो पहले हम बैक से आए, हमने कहा यार इनकम दो तरह की है, एक वो इनकम जो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की टेरिटरी, पाकिस्तान की हुदूद में कमाई जाए, और एक वो जो पाकिस्तान की बाहर कमाई जाए, पाकिस्तान सोर्स इनकम वर्सेस फॉरेन सोर्स इनकम। फिर हमने कहा बंदे का स्टेटस, बंदे का स्टेटस रेजिडेंट हो सकता है तो उसने ग्लोबल इनकम पे टैक्स पे करना है, मतलब पाकिस्तान सोर्स पर भी टैक्स पे करना है, फॉरेन सोर्स पर भी टैक्स पे करना है, ठीक हो गई बात। और अगर ये बंदा कौन है, नॉन रेजिडेंट है, फिर इसने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पर यहां टैक्स पे करना है, बाकी जो इनकम होगी वो मुल्क जाने वो जाने, हमारे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब सवाल आ गया कि हु इज रेजिडेंट, तो इसकी एक डेफिनेशन है सेक्शन 82 में। हमने सेक्शन हम बोल देते हैं, याद कोई नहीं करने, सिर्फ 3 या 4 सेक्शन आएंगे पूरे सिलेबस में जिसके नंबर हमने याद करने हैं, वो मैं उस वक्त आपको बता दूंगा। वो हैं सेक्शन 120, 121, 122, 123, बस ये याद करना है। इसके अलावा बाकी सेक्शन नंबर जब मैं कहीं बोल भी रहा हूं तो वो आपने याद नहीं करना। सर याद नहीं करने तो लिखे क्यों हैं, इस मेरा डायलॉग तो सुन लो इस उम्मीद पर लिखे हुए हैं कि अल्लाह के हुक्म से मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आपको टैक्स पढ़ना आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कल को आपको लगे यार ये बात कहाँ लिखी है, तो आप ओरिजिनल लॉ में जाके अगर ढूंढना पड़े तो आपको पता हो यार मैंने सेक्शन 84 खोलना है, वहां लिखी हुई है। अच्छा जी देखिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मीन नेचुरल पर्सन, मैं आप कब रेजिडेंट बनेंगे। ना हमें एक और डेफिनेशन भी दी हुई है, पर्सन की भी एक डेफिनेशन दी हुई है। पर्सन में 3 लोग हैं, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। अब इन तीनों का हमने रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है कि मैं आप नेचुरल पर्सन रेजिडेंट कब कहलाएंगे। रेजिडेंट कहलाने का क्या मतलब हुआ, कब हमें ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना पड़ जाएगा। फिर पढ़ेंगे यार अगर एक पार्टनरशिप फर्म है तो ये कब रेजिडेंट कहलाएगी, या अगर एक कंपनी है तो ये कब रेजिडेंट कहलाएगी। तो अभी हम पहली बात पढ़ रहे हैं, क्या जी, इंडिविजुअल इंसान, मैं आप नेचुरल पर्सन, मैं आप नेचुरल पर्सन कब लॉ की नजर में, इनकम टैक्स लॉ की नजर में कब हम बन जाएंगे क्या, रेजिडेंट। एन इंडिविजुअल शैल बी रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर ए टैक्स ईयर इफ individual is present in Pakistan for a period of or periods amounting in aggregate to 183 days or more in a tax year। तो कहता है अगर कोई बंदा या बंदे का पुत्र अगर पाकिस्तान में 183 डेज गुजार दिए और मोर, अगर किसी शख्स ने पाकिस्तान में 183 डेज और मोर स्पेंड कर दिए तो वो बंदा क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। पहली बात तो डेफिनेशन पढ़ना, शैल ऑप्शन नहीं है, में नहीं लिखा हुआ, शैल लाजमी होगा। फिर दूसरी बात, रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल अलग अलग कैलकुलेट करेंगे फॉर ए टैक्स ईयर। इसका मतलब है जो उसका टैक्स ईयर होगा, जैसे नॉर्मल टैक्स ईयर हुआ तो हम 1 जुलाई से 30 जून के जो 365 या 66 दिन थे ना, उसमें काउंटिंग करनी है कि यार इस साल ये बंदा पाकिस्तान में 183 डेज और मोर रहा तो रेजिडेंट है, नहीं रहा तो नॉन रेजिडेंट है। ये भी हो सकता है टैक्स ईयर 2022 में मैं रेजिडेंट हूं, 23 में ना हूं, 24 में फिर हो जाऊं। हर साल अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगी। अब ये सारे मफहूम कहां से निकल रहे हैं, इसी डेफिनेशन से निकल रहे हैं। देखें फिर पढ़ते हैं, एन इंडिविजुअल शैल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर
अ टैक्स ईयर, हर साल अलग अलग, फॉर अ टैक्स ईयर। If the individual is present in Pakistan for a period of or period amounting in aggregate 183 days or more in a, वो कहते हैं यार 183 दिन इकट्ठे ही रहना जरूरी है। वो कहते हैं इकट्ठे भी रह सकते हैं, तोड़ तोड़ के भी रह सकते हैं। एक बंदा आया पाकिस्तान, 10 दिन रुका, चला गया, फिर आया, फिर चला गया, फिर आया, फिर चला गया, पीरियड्स अमाउंटिंग टू 183 डेज। ठीक है ना, ये दोनों शामिल किया। फॉर ए इन पाकिस्तान फॉर ए पीरियड ऑफ इकट्ठा, और पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट, तोड़ तोड़ कर। क्या इकट्ठा ही 183 दिन रह ले, क्या कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कभी फिर जमा करेंगे। अगर वो 183 डेज बन गए तो ये बंदा क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। रेजिडेंट बनने के फौरन बाद मसला क्या क्रिएट हुआ, ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना। क्लियर होगी बात। इसका मतलब है रेजिडेंट होने के वक्त हम नेशनैलिटी नहीं चेक कर रहे, वो भी बाद में बात करते हैं। अभी जरा चलो आगे, वो जो ये सेक्शन लिखवाए ना, ये याद करना, यहीं जाके पता लगती है वो बातें। अभी आगे चलते हैं, पता चल जाएगा। टैक्स चुराना इतना आसान नहीं जितना हमने सोच रखा है। एक नेटवर्क है, उसके अंदर बड़ी जगहों पे बातें पता चलेगी। अच्छा जी, दूसरी बात, रेजिडेंट होने के लिए के वक्त हम नेशनैलिटी नहीं चेक कर रहे। ये बंदा पाकिस्तानी है, चाइनीज है, टर्किश है, कौन है ये कोई नहीं पता। एक चाइनीज अगर पाकिस्तान में आया और उसने 183 डेज गुजार लिए तो क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। एक पाकिस्तानी है लेकिन वो पाकिस्तान ज्यादा नहीं रहता है, आता है छुट्टियों पे महीने 10 दिन के लिए, पाकिस्तान में 183 डेज उसके पूरे नहीं होते हैं, तो ही इज अ नॉन रेजिडेंट। यानी दिमाग में यह बात भी बिठाई कि रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हुए हमने नेशनैलिटी नहीं देखनी, बल्कि स्टे इन पाकिस्तान देखना है, भले इकट्ठे या भले तोड़ तोड़ के। कंजेक्टिव भी जरूरी नहीं है। अच्छा जी, एक क्राइटेरिया आ गया। दूसरा क्राइटेरिया आ गया, ज्यादातर ऊपर वाले से पता चल जाएगा कोई बंदा। एक दूसरा क्राइटेरिया, इज एन एम्प्लॉई और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर। वो कहते हैं अगर कोई बंदा फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है ना, और हमने उसको डेपुटेशन के ऊपर मुल्क से बाहर भी भेजा हुआ है, भले होते ना कुछ फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, वो मुल्क से, सऊदी अरब उनकी पोस्टिंग हुई है, किसी और कंट्री में हुई है, अब वो 183 दिन पाकिस्तान में नहीं रुके, वो कहते नहीं नहीं इनके दिन नहीं देखने, ये रेजिडेंट ही है। एक फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय पूरा साल बाहर रहा है तब भी रेजिडेंट ही कहलाएगा, सेकंड डेफिनेशन के तहत। समझ आइए बात, फिर पढ़ते हैं। इज एन एम्प्लॉई और ऑफिशियल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन अ टैक्स ईयर। क्योंकि पोस्टेड अब्रॉड होगा ही तो नॉन रेजिडेंट का चक्कर पड़ना था ना। अगर पोस्टिंग यहां है तो उसके तो ऊपर वाली कैटेगरी से भी वो रेजिडेंट ही बन जाएगा। इसका मतलब अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट का बंदा, हमें सवाल में पता चले ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, बस अब दिन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये दिनों के बगैर भी रेजिडेंट ही है। दो क्राइटेरिया हो गए। तीसरा क्राइटेरिया, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब नेशनैलिटी की बात हो रही है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान who is not present in any other country for more than 182 days during a tax year or who is not a resident taxpayer of any other। अब एक पाकिस्तानी है, हाई प्रोफाइल आदमी है, वो 10 दिन या 1 महीना सऊदी अरब रहा, फिर 1 महीने के लिए कतर चला गया, फिर 1 महीना कहीं चला गया, ऐसे दुनिया में फिरता रहा वो सारा साल। कोई एक भी दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जहां वो एक जगह 182 दिन रहा हो। क्योंकि बाकी दुनिया में क्या होता है, अगर 182 डेज कोई बंदा किसी कंट्री में रह जाए ना तो उस मुल्क का रेजिडेंट हो जाता है। ठीक है ना। और कहते हैं यार अगर कोई ऐसा पाकिस्तानी है वो सारी दुनिया फिरता रहा, किसी भी मुल्क का रेजिडेंट नहीं हुआ, कहते बस इसका यही जुर्म है, पाकिस्तानी है ना, तो फिर ये पाकिस्तान का रेजिडेंट हमने से मान लेना, इसका यही गुनाह काफी है।
बात समझ आ रही है कि नहीं? या अगर एक पाकिस्तानी किसी एक मुल्क में 182 दिन रुक गया तो फिर वो रेजिडेंट नहीं होगा। यानी ऐसे कह लें, इसको आसान कर दें, अगर कोई पाकिस्तानी किसी और कंट्री का रेजिडेंट हो गया तो फिर इधर क्योंकि एक आदमी दो जगह रेजिडेंट नहीं हो सकता एक साल में। दो जगह रेजिडेंट होने का मतलब है पाकिस्तान में भी ग्लोबल इनकम पे टैक्स भरे, उस मुल्क में भी ग्लोबल, क्योंकि जिस पूरी दुनिया का ये एक ही उसूल है, अगर कोई आदमी किसी कंट्री में रेजिडेंट हो गया तो उसने ग्लोबल इनकम पे वहां टैक्स पे करना। मसलन इफ आई बिकम रेजिडेंट इंडिविजुअल इन यूके, तो यूके मुझे कहेगा अपने ग्लोबल इनकम पे हमें टैक्स देना है। लेकिन अगर मैं सारी जिंदगी ऐसे ट्रेवल कर रहा हूं तो यूके पे गया तो यूके वाले क्या कहेंगे, यूके सोर्स इनकम पे टैक्स दे दो। चाइना गया, वहां से कोई इनकम कमाई तो चाइना कहेगा जो हमारे मुल्क से इनकम कमाई उसका हमें टैक्स दो। सऊदी अरब गया, सऊदी अरब कहेगा जो हम यहां से इनकम कमाई है उसका मुझे टैक्स दे दो। बात समझ आ रही है? ये नई प्रोविजन है, पहले ऐसा नहीं होता था। ये भी कुछ 1-2 साल से हमने किया है कि अगर कोई आदमी किसी और मुल्क में, कोई पाकिस्तानी इफ अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान किसी और मुल्क का रेजिडेंट नहीं है तो ही इज ट्रीटेड एज रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसके 183 डेज पूरे हैं या नहीं। नेशनैलिटी तो देख ही नहीं रहे ना। पाकिस्तान का रेजिडेंट। दूसरी में ये वाला उसूल अभी नया है, ये सब कंट्रीज में ये उसूल नहीं है। जो एक ग्लोबल उसूल है ना 182 डेज वाला है, तो वो 182 डेज तो उसके कहीं पूरे नहीं हुए, तो फिर पाकिस्तान ने कहा कि हम अपने शहरियों को रेजिडेंट बना देंगे। जी डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। ये भी थोड़ा आगे चलेंगे ना तो पता चला। अभी आपको लग रहा है कि अच्छा 2 दफा टैक्स देना पड़ गया, अभी जाहिर है टैक्स का हमने आगाज किया है, अभी आप अपने दिमाग को यही कहेंगे हाँ 2 दफा टैक्स लग गया, उसे यूके में भी टैक्स देना पड़ेगा और पाकिस्तान में भी टैक्स देना पड़ेगा। अभी इतनी, लेकिन ये बात ठीक नहीं है, आगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे होना कैसे है ये काम। क्या पता चला जी? हु इज रेजिडेंट, इसका मतलब है रेजिडेंट होने के लिए 3 कंडीशन है, कोई एक भी फुलफिल हो गई तो या तो अदर देन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जो बंदा पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है 183 दिन यहां रहा तो रेजिडेंट हो गया। सफीर इधर रहेगा तो सफीर रेजिडेंट हो जाएगा। हाँ मैं अभी कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं ये आगाज हुआ है। ऐसे समझें कि सारी प्रोविजन देखनी है ना, सारी प्रोविजन देखने हैं। हम कहते हैं एक मुसलमान पे 5 नमाजें फर्ज हैं, जोर के कितने फर्ज पढ़ने हैं? 4, ये उमूमी बात होगी। लेकिन फिर आगे पता चलेगा कि नहीं, अगर बंदा मुसाफिर हो जाए तो फिर 4 नहीं पढ़ने होते, फिर 2 पढ़ने होते हैं। ऐसे ये भी आगे चलेगा। अभी तो आगाज हुआ है ना, अभी तो एक उसूल पढ़ रहे हैं, फिर अगले आएंगे, फिर अगले आएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि एक्चुअल सिनेरियो क्या हुआ। अच्छा जी, अदर देन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कैसे रेजिडेंट होता है? अगर 183 डेज। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैसे रेजिडेंट होते हैं? बस उनका गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होना ही काफी है, उनके डेज कैलकुलेट। जो सिटीजन है वो कैसे होते हैं? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज, एक तरीका ये। या हु इज नॉट अ रेजिडेंट टैक्स पेयर ऑफ एनी अदर, अगर कोई पाकिस्तानी किसी और मुल्क का रेजिडेंट नहीं है तो पाकिस्तान का रेजिडेंट है। रेजिडेंशियल स्टेटस। एक बात हमने की थी शुरू में, हमने कहा यार, जो पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि ये बात कहां लिखी हुई है? सेक्शन में। हमने कहा था यार पहले सेक्शंस हैं, इनके नीचे शेड्यूल्स हैं, इसके नीचे रूल्स हैं, ऐसे है ना। अब ये बात सेक्शन में, सेक्शन क्या करता है? सेक्शन मोटे मोटे उसूल बताता है, उसकी जो ऑपरेशनल बातें ना छोटी छोटी वो नहीं करता। मैंने उस दिन भी कहा था कि पता नहीं ये बात मुनासिब है कि नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पलीफाई करने के लिए कह रहा हूं। कुरान हमें मोटे मोटे अहकामात बता देता है,
नमाज पढ़ें। ये नहीं बताता कैसे पढ़नी है, कितनी रखते पढ़नी है, वुजू करना है कि नहीं करना, मुंह किधर करना है, ये नहीं बताता। बस नमाज पढ़े, ज़कात दे, अहकामात मोटे मोटे उसूल बताता। उसूल की डिटेल कहाँ आती है? सीरत में, सुन्नत में, अहादीस में, रूल्स की शक्ल में। ऐसे ही इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मोटी बात सेक्शन में कर देते हैं। अब उसकी कोई बारीकियां क्रिएट होगी कि सर जी करना कैसे है, वो कहता है कोई बात नहीं, आ जाओ रूल में बताते हैं आपको कि कैसे करना है। मसलन एक सवाल पैदा हो गया, सर 183 डेज काउंट कैसे करने हैं? एक बंदा पाकिस्तान से, आज क्या तारीख है? 28 मार्च। आज पाकिस्तान से बाहर चला गया, शाम 4:30 पे उसकी फ्लाइट थी। इसका ये दिन गिनना है कि नहीं गिनना? अब ये तो बात नहीं लिखी हुई सेक्शन में, ये बारीकी वाली बात आ गई ना, डे टू डे ऑपरेशन आ गया। एक बंदा आज पाकिस्तान आया है, उसका दिन काउंट करना है कि नहीं करना? अच्छा, हम अकाउंटेंट है ना, हमारे ध्यान में वो वाली बातें आएगी, डेप्रिसिएशन वाली, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। हमें लगेगा अच्छा यार एक ऐसे तय कर लेते हैं, या आने वाला दिन काउंट कर लेंगे तो जाने वाला नहीं करेंगे, जाने वाला कर लेंगे तो आने वाला नहीं करेंगे, ऐसे लग रहा है ना हमें। लेकिन हमने एक लफ्ज बोला था, लॉ इज ब्लाइंड। लॉ में लॉजिक कोई नहीं है, ये तो देखना है लॉ क्या क्या रहा है, कैसे चलना है, बस वैसे चलना है। इट्स अ प्रोसीजरल लॉ। हमने पढ़ना है प्रोसीजर क्या लिखा है, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मतलब यहां ये बहस नहीं कर रहे सर 183 डेज क्यों हैं, 180 क्यों नहीं है, 175 क्यों, ये पढ़ा रहे हैं आपको? क्यों नहीं पढ़ा रहे? इट्स अ प्रोसीजरल लॉ। हम आपको प्रोसीजर समझा रहे हैं यार, रेजिडेंट होने का प्रोसीजर क्या है, बात समझ आ रही है ना? तो लॉ ही बताएगा, लेकिन लॉ का मिजाज क्या है वो यहां नहीं बताएगा। अगर इस तरह का कोई इंप्लीकेशन क्रिएट होगी तो कहां जाना पड़ेगा हमें? रूल्स में। अच्छा जी, देखिए रूल नंबर 14, पार्ट ऑफ अ डे that an individual is present in Pakistan, including the day of arrival in and the day of departure from Pakistan, count as whole day of such। क्या मतलब हुआ? वो कहता है भाई आने वाला दिन भी काउंट करेंगे, जाने वाला दिन भी काउंट करेंगे। आपने नहीं कहना कि सर इस दिन तो मैं सिर्फ 15 मिनट पाकिस्तान में रुका हूं, वो कहता है भाई पूरा दिन काउंट करना है हमने। बात समझ आ गई? और आने वाला भी, जाने वाला भी। वो कहता है सर मैं तो रात के 12:20 पे मेरी फ्लाइट थी, मैं चला गया हूं, तो मैं टोटल 20 मिनट रहा हूं। रूल कह रहा नहीं जी, हमने पूरा काउंट कर लेना सबके लिए। जब डेज की काउंटिंग होगी तो पूरा डेज काउंट करना है। हाँ, ओवरलैप हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो तो डिपेंड करेगा ना उस मुल्क के रूल में क्या लिखा हुआ है। हो सकता है कोई अच्छे मुल्क भी हो दुनिया में, ठीक है ना, वो कहीं यार जाने वाला दिन नहीं काउंट करना, आने वाला दिन नहीं काउंट करना। अभी अब तो हम तो पाकिस्तान का पढ़ रहे ना, पाकिस्तान वाले कह रहे भाई हमने आने वाला दिन भी काउंट करना है। अच्छा, दिन काउंट कैसे होंगे जरा प्रैक्टिकली देखते हैं। जब आपको अगर कभी बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ तो आप जब जाते हैं तो एक काउंटर आता है विच इज कॉल्ड इमिग्रेशन काउंटर, ठीक है ना। आप ये पाकिस्तान में इधर खड़े हैं, आप यहाँ इमिग्रेशन काउंटर पे गए, उस बंदे ने आपका पासपोर्ट लिया, रेटिना स्कैन किया, फिंगरप्रिंट लिए और आपके स्टैंप पर, पासपोर्ट पर एग्जिट की स्टैंप लगा दी। उस स्टैंप के ऊपर टाइम भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आप यहां हो रहा था, बस यहां आए हैं, टेक्निकली अब आप पाकिस्तान से एग्जिट हो गए हैं, बाहर चले गए हैं। जब हमने डे काउंट करने, हमने उस स्टैंप को देखना है। फ्लाइट अंदर कब उड़ी कब नहीं उड़ी इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। इस काउंटर ने स्टैंप लगानी है, वहां से हमने देखना है आप किस दिन एग्जिट हुए हैं। हो सकता है ये रात यहां आप हों और जो है ना आपकी स्टैंप लग रही है रात के 12:10 पर, आपका डे काउंट हो गया। अगर आप कोई क्रिटिकल आदमी है, उसके आसपास है, थ्रेश होल्ड के आसपास हैं 183 डेज वाले, तो जरा जल्दी जाके इमिग्रेशन करा लें ताकि ये 11:50 पे हो जाती
तो डे काउंट नहीं होना था। ये लॉ के अंदर बात लिखी है, उसको मैनेज कर सकते हैं अगर हम क्रिटिकल। और अगर मुझे पता है यार मैं जो मर्जी कर लूं, मैं तो ज्यादा दिन पाकिस्तान में ही हूं, तो मेरे तो डे पूरे हो ही जाने हैं, तो फिर जो मर्जी करते रहे। लेकिन अगर एक आध दिन के फर्क से आप रेजिडेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो कुछ चालाकियां खेल के आप बच भी सकते हैं। बात समझ आई है? एक फ्लाइट आ गई पाकिस्तान में, अब वापसी पे भी ऐसे होना है, इधर फ्लाइट उतरी, इधर आप फिर यहीं से डिफाइन होना है। फर्ज किया ये फ्लाइट उतरी रात के 11:30 पे, ठीक है ना। अब अगर आपने 11:15 12 स्टैंप लगवा ली, तो डे आपका काउंट हो जाना है। हम वहाँ बड़े अच्छे आदमी होना, उसके सर आप पहले आते प्लीज, कहेंगे कितना नेक आदमी हमें जगह दे रहा है। वो नहीं पता कि ये 12 बजा रहा है कि अगला दिन काउंट हो, मेरा ये दिन या ना काउंट हो जाए। बात समझ आ रही है? काउंटिंग यहां से होनी है जहां पर आपका इमिग्रेशन काउंटर है। बस वो कह रहा है कि भाई क्या 1 मिनट भी हो गया हो, वो डे हमने पूरा काउंट कर लेगा। डन होगी बात जी? अच्छा जी, द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज अ होल डे ऑफ सच प्रेजेंस, नेमली पब्लिक हॉलीडे। ओके जी, मैं तो पाकिस्तान इस काम से आया था, आगे छुट्टी थी, मेरा ये दिन काउंट ना करें। कहते नहीं, हमने इस चक्कर में नहीं पड़ना, हमने तो वो दिन आपका काउंट करना है। अ डे ऑफ लीव इंक्लूडिंग सिक लीव, कहते मैं तो छुट्टियों पे आया हुआ था, मैं तो बीमारी पे आया हुआ था। कहते कोई बात नहीं, बीमारी पड़ी क्यों थी तुम्हें, आए क्यों थे तुम पाकिस्तान में, हमने ये डे काउंट कर लेना है। वो तो ये तो बड़े लोग हैं ना, इन्होंने तो पे ही नहीं करना ना, इसी वजह से हमें पे करना पड़ रहा है इनका टैक्स तो हमें पे करना पड़ रहा है। आगे करेंगे उसका नाका कैसे बंद करना, हमने अभी पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। इतना आसान नहीं है टैक्स चुराना, मैंने अभी डायलॉग एक बोला था, ठीक है ना। अभी हमने पढ़ना शुरू किया ना, तो इंशाल्लाह आगे देखेंगे। A day that individual activity in Pakistan is interrupted because of strike, धरने, कोई ये हो रहा है, वो कह रहा यार आगे जाना हो रहा था, मैं तो इसलिए फंस गया, मैंने जाना था, फ्लाइट कैंसिल होगी। कह रहा जो मर्जी हो गया भाई, हमने दिन पूरा काउंट करना है। छुट्टी थी, आप बीमार हो गए, धरने चल रहे थे, फुला हो रहा था, मौसम खराब हो गया, फ्लाइट कैंसिल हो गई, वट एवर द रीजन इज, अगर आप पाकिस्तान में रुके हैं तो हमने डे काउंट कर लेना। A holiday spent by an individual in Pakistan before, during or after, कोई रीजन नहीं। A day or part of day where an individual is in Pakistan solely by reason of being in transit between two different places outside Pakistan does not count as a day present in Pakistan। एक एक्सेप्शन आई है सिर्फ। बाद दफा क्या होता है अब इसे भी प्रैक्टिकली समझें। जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेवलिंग होती है ना, उस ट्रेवलिंग का एक उसूल है। क्या उसूल है? कि जिस कंट्री की एयरलाइन है ना, वो जब फ्लाई करती है ना, तो वो किसी और कंट्री से जब फ्लाई करती है तो वो सिर्फ अपनी कंट्री जा सकती है। मसलन एमिरेट्स एयरलाइन है, ठीक है ना, वो जब भी लाहौर से उड़ेगी हर सूरत उसे पहले दुबई जाना है। एमिरेट्स की फ्लाइट लाहौर से डायरेक्ट लंदन नहीं जा सकती, एमिरेट्स की फ्लाइट लाहौर से डायरेक्ट सऊदी अरब नहीं जा सकती। अगर आप एमिरेट्स से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से फ्लाइट जाएगी पहले दुबई, दुबई अब उसका होमलैंड आ गया, होम कंट्री आ गया। अब यहां से वो किसी भी कंट्री में डायरेक्ट जा सकती है। किसी दूसरे की कंट्री से फ्लाइट डायरेक्ट किसी दूसरी कंट्री नहीं जा सकती। ये बात समझ आ गई? मसलन मुझे सऊदी एयरलाइन से दुबई जाना है, पहले सऊदी अरब जाएगी, फिर वहां से दुबई जाएगी। मुझे एमिरेट्स से यूके जाना है, पहले दुबई जाएगी फिर यूके जाएगी। ठीक होगी ना बात? अब आप सोचे जरा, इसी तरह पाकिस्तानी फ्लाइट पर भी ऐसे काम होगा। अब कोई पाकिस्तानी जरा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, उसने इंग्लैंड जाना है दुबई से, लेकिन वो कहता नहीं यार मैंने PIA से जाना है। पहली बात है इसका CT स्कैन कराना चाहिए दिमाग का, ठीक है ना कि ये अपनी जान इतनी खतरे में क्यों डाल रहा है। लेकिन अब होगा कैसे ये काम?
PIA की फ्लाइट वहां से उड़ेगी, पाकिस्तान आएगी। अब पाकिस्तान से इंग्लैंड की फ्लाइट डेली नहीं है। वो कहते भाई पाकिस्तान आप आए 1 मार्च को फ्लाइट और फिर 3 मार्च को इंग्लैंड के लिए फ्लाइट जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा अपना मुल्क है, मैं यहां आ जाऊंगा, रह लूंगा इतने दिन। इस बंदे के ये दिन काउंट नहीं होंगे। इसको कहते हैं इन ट्रांजिट। ये पाकिस्तान नहीं आया था, ये तो फ्लाइट के दरमियान डिले था। इसका ये जो दिन यहां आकर अगर काउंट हुए हैं, ये दिन काउंट नहीं होंगे। बात समझ आइए? पढ़ते हैं दोबारा, देखिए क्या लिखा हुआ है। नहीं नहीं, लैंड करना जरूरी है, लैंड करना जरूरी है। हुदूद के अंदर से तो गुजरते तो फिर तो काम आसान हो जाएगा, खाली चक्कर ऊपर से नहीं लगाना। A day or part of the day where an individual is in Pakistan solely by reason of being in transit between two different places outside Pakistan does not count as a day present in। वो वहां से दुबई से चला, इंग्लैंड जाना चाहता है, उसकी दोनों डेस्टिनेशन पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी फ्लाइट यूज कर, इसका मतलब है ये सिर्फ PIA के पैसेंजर ही होंगे ना, बाकी तो अगर वो एमिरेट्स से इंग्लैंड जाना चाहता था वो तो डायरेक्ट चली जानी थी। अगर वो सऊदी अरब से इंग्लैंड जाना चाहता था तो उसने तो पहले सऊदी अरब जाना था, तो पाकिस्तान तो काउंट करने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब है ये सिर्फ हमारी जो भी एयरलाइंस होंगी उनके लिए बात लिखी हुई है कि अगर इन ट्रांजिट उन्हीं का क्रिएट होगा, किसी और का तो इन ट्रांजिट क्रिएट हो नहीं सकता ऐसे। क्या बात समझ आएगी? नंबर 1, डे पार्ट डे भी फुल डे काउंट होना है। फिर उस डे का पाकिस्तान में क्या हो रहा था, छुट्टी थी, बीमार था, पब्लिक हॉलीडे थी, स्ट्राइक थी, वो कहता है इससे कोई ताल्लुक नहीं, हमने उस स्टैंप को देखना है जो आपके वीजे पे लगी है, बस इमिग्रेशन वाली स्टैंप देखनी है उसमें। हाँ, एक एक्सेप्शन आई कि अगर इन ट्रांजिट होने की वजह से आपका स्टे पाकिस्तान में क्रिएट हुआ है तो चलो ये एक्सेप्शन दे दिया, ये वाले दिन काउंट नहीं कर रहे। इमरजेंसी तो और हालात है ना यार, वो तो और बात है ना। अगर इमरजेंसी तो जब होती है तो उनकी तो इमिग्रेशन होती नहीं ना। अभी मैंने आपको समझाया कि टेक्निकली भी इसको रियल भी समझे। वो बंदा पाकिस्तान में इस काउंटर को क्रॉस करेगा तो इमिग्रेशन डलनी है ना। अच्छा, एक और मजे की बात है, ये फर्ज किया ये काउंटर है, ये यहाँ काउंटर लगा हुआ है, मैं इधर हूं तो पाकिस्तान में हूं, यहाँ काउंटर लगा हुआ है, यहाँ मेरी इमिग्रेशन हो रही है, स्टैंप लगी, मैं यहाँ आ गया, टेक्निकली नाउ आई एम आउट ऑफ पाकिस्तान। अब मेरे ऊपर पाकिस्तान के कवानीन भी नहीं अप्लाई हो रहे हैं, बैठा भी मैं इधर ही हूं, लॉन्च में बैठा हूं, चाय भी पी रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन अब मेरे ऊपर कोई पाकिस्तानी उसूल अप्लाई नहीं हो रहा। इसीलिए जब वो याद करें 2018 में जब इलेक्शन से पहले मियां साहब वापस आए, ठीक है ना, और इन्हें गिरफ्तार किया तैयारे में से उतरते साथ ही, तो उसके ऊपर एक बड़ा एलिगेशन ये है कि वहां तो गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती थी। पहले मियां साहब तैयारे से उतर के अपनी इमिग्रेशन कराते, फिर यहां लॉ ऑफ द लैंड अप्लाई होता है। आपने उसे फ्लाइट में से गिरफ्तार कर लिया, उसमें एक गलती ये भी उस वक्त के लोगों ने की हुई है कि यहां से तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती, यहां तो पाकिस्तान के उसूल ही नहीं लग सकते इसके ऊपर। ठीक होगी ना बात? तो इसीलिए मैं इसको रियल सिनेरियो से आपको समझा रहा हूं कि ये ऐसे हो। तो जो इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है अगर किसी उसकी, जैसे कोई तैयारा अगवा हो गया, जैसे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो उन लोगों की इमिग्रेशन थोड़े करेंगे, उनका तो डे काउंट होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं है। ठीक होगी ना बात? अच्छा जी, और अगर कोई ऐसे हो भी जाए और उनके दिन हम काउंट भी कर लें, तो ये तो पाकिस्तानी फ्लाइट ही नहीं है, इसमें पाकिस्तानी लोग भी नहीं होंगे, इनके तो डे काउंट कर लिए तो 2 दिन बन गए, वो तो 183 बनाने थे, ठीक है ना, तो ये उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा होगा। 2 बातें हमें समझ आई। नंबर 1, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल। 3 बुनियादों पर कोई शख्स रेजिडेंट बन सकता है। नंबर 1, अगर वो पाकिस्तान में 183 डेज गुजारते। डेज कैसे काउंट होने हमें पता चल गया, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं है,
183 डेज पाकिस्तान में उसकी काउंटिंग पूरी हो गई, पर्सन बिकम रेजिडेंट। दूसरी बात, सारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दे आर ऑलवेज रेजिडेंट, डेज काउंट करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात रह गई सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो है, अगर किसी और कंट्री में रेजिडेंट नहीं है तो पाकिस्तान में रेजिडेंट है। डन होगी बात जी? अच्छा चलो, नाउ पढ़ें जनाब। वो कहता जी एक बंदा है, उसका बिजी डे रहा ट्रेवलिंग फॉर बोथ वर्क एंड लेजर। ही विजिटेड द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर द मेंशन्ड ड्यूरेशन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। वो कहते एक कंट्री में उसने 100 दिन गुजारे, एक और कंट्री थी उसमें 85 डेज गुजारे, एक और कंट्री थी उसमें 50 डेज गुजारे। एडिशनली ही वॉज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर 130 डेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। बस यहां रुक गए। ये बंदा घूमने फिरने वाला बंदा है, इस पे ये तीसरे वाली प्रोविजन लग रही है। क्या ये किसी एक कंट्री में 182 डेज रहा है? इसका मतलब किसी और कंट्री में तो ये रेजिडेंट नहीं हुआ। तीसरी वजह ये पाकिस्तान में रेजिडेंट हो जाएगा। इसने, हालांकि इसने पाकिस्तान में 130 डेज गुजारे हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये दुनिया के किसी और कंट्री में रेजिडेंट नहीं हुआ, वहां 182 डेज इसके किसी एक मुल्क में पूरे नहीं हुए। लेकिन अगर हम पहले ही कंट्री में कह देते कि इसके 180 डेज, यानी ये दो कंट्री को क्लब कर दें, हम कहें जी 185 डेज इस कंट्री में गुजारे हैं, तो फिर ये उधर रेजिडेंट हो गया। अब ये पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं बना। बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब नीचे वो हमारा एक स्टाइल है कि हम बात को जरा डिटेल में कर देते हैं 360 स्टाइल में, ताकि सारी बातें क्लियर हो जाए। If Mr. F were to stay in your land for 183 days instead of 100 days, would he still be considered resident individual in Pakistan? No. क्यों? वो 183 डेज हुआ, एक कंट्री में सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो गया, तो पाकिस्तान में तो रेजिडेंट नहीं होना। Assume Mr. F is not a citizen of Pakistan, but his stay in Pakistan is 190 days during the year. फिर भी हो गया, क्योंकि अगर 183 डेज का थ्रेशोल्ड क्रॉस करे तो फिर सिटीजनशिप नहीं देखते। जी बिल्कुल डिफाइन करना। अभी तो हम जरा बात करें ना, फिर ड्राफ्टिंग पे आएंगे तो फिर ये बात भी करेंगे। इफ मिस्टर एफ वर पोस्टेड अब्रॉड बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, खत्म होगी कहानी। जब पोस्टेड अब्रॉड बाय फेडरल गवर्नमेंट, तब तो ये रेजिडेंट हो गया। अब डेज देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इफ मिस्टर एफ स्पेंड अ डे इन ट्रांजिट इन पाकिस्तान while traveling between two different countries, how does this day impact his residential status? These days will not be count for residential status. तो अब देखें, ये वाले सवाल, इस तरह के सवाल आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी किताब में नहीं मिलेंगे, जितनी पब्लिश आई कैप की, फलां टीचर की, फलां की। ये अल्लाह ताला ने एक हमें एक खासा दिया हुआ है कि हम क्या करते हैं, एक सवाल को क्रिएट करते हैं, उसे हम बोलते हैं 360 डिग्री क्वेश्चन। यानी जो प्रोविजन पढ़ रहे हैं उसका हर एस्पेक्ट उसमें डिस्कस हो जाए। तो आप देखें, जो कुछ हम पढ़कर आए हैं उसकी जितनी रूल्स और सारा कुछ, वो सब इस सवाल के अंदर डिस्कस हो गया है। अगर आप इसे तसल्ली से, आराम से पढ़ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, फिर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इस एक सवाल से सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये एक थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटजी है कि आप एक सवाल के अंदर सारी प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट करें और उसके ज़रिए से उसका आंसर ले लें, जिसे कहते हैं ताकि कॉन्सेप्ट का चानन हो जाए, आपको सारी बात समझ भी आ जाए, क्योंकि सवाल पर ही जाके कॉन्सेप्ट ने क्लियर होना। डन होगी बात जी? इसका आंसर भी आ गया जी। कल आएंगे तो रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि 3 लोग हमने कहा था ना, हम इसको जरा रिकैप कर लें दोबारा से बातों को। हमने बात का आगाज यहां से किया कि जो इनकम है ना वो 2 तरह की है।
वन इज पाकिस्तान सोर्स इनकम, अदर इज फॉरेन सोर्स इनकम। फिर हमने कहा लोगों की कैटेगरी दो है, वन इज रेजिडेंट एंड अदर इज नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट कौन होता है? जिसे ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना है। नॉन रेजिडेंट कौन है? जिसे सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स देना है। ठीक है ना। अब देखना है रेजिडेंट बनेंगे कैसे। तो आज हमने गुफ्तगू की है इंडिविजुअल्स की, मेरी आपकी। तो पता चला तीन तरह से हम रेजिडेंट बन सकते हैं। या तो कोई भी बंदा पाकिस्तान में 183 डेज रुक जाए, कोई भी बंदा रेजिडेंट हो गया, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय पाकिस्तान में रहे ना रहे, एक दिन भी पाकिस्तान में ना रहे, ही इज रेजिडेंट। अब आ गया सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अगर ये किसी एक कंट्री में 182 डेज फॉरेन कंट्री में गुजार दे, एक कंट्री में, तो फिर ये रेजिडेंट नहीं रहता। और अगर ये दुनिया के किसी मुल्क में रेजिडेंट नहीं हुआ तो पाकिस्तान में भले ही एक दिन गुजारे, ये रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन ये किसकी बात हो रही है? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है। फिर ये सारी बातें जो हैं इस सवाल के ऊपर लाकर आपने करनी है। और मैंने आपको पहले भी कहा था, आपके जिम्मे बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। जो हमने पढ़ा है बस इसको जाके रिवाइज कर लें। सारी प्रैक्टिस, सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको क्लास में करवा रहा हूँ। आपके जिम्मे सिर्फ इतनी बात है कि वो शौक पैदा करें जिससे मैं आपको लेकर चलना चाह रहा हूँ। आपको लॉ पढ़ने का पता चले। आप देखें हमने हर मफहूम कहाँ से निकाला है? लॉ से निकाला है। हम पूरी लॉ की एक एक लाइन, उसका कॉमा, उसका फुल स्टॉप क्लास में रीड कर रहे हैं। अक्सर टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, क्लास में आए, उन्होंने यहां कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, आपने घर जाके जब सेक्शन पढ़ा आपको समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, हम सेक्शन का फुल स्टॉप भी पढ़ा रहे हैं आपको, कॉमा भी पढ़ा रहे हैं आपको ये भी बता रहे हैं कि देखो मे लगा था तो क्या हो गया, शेल लगा था तो क्या हो गया। लेकिन अगर आप घर जाके काम नहीं करेंगे तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, फिर तो कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर खाली ऐसे पढ़ के चले जाएंगे, आपको लॉ पढ़ना नहीं आएगा। हो सकता है पेपर पास हो जाए, पेपर पास होना इज समथिंग एल्स, लेकिन ये नॉलेज जिंदगी में फिर सीखेंगे कब, कहां से आएगा? ये तो क्लासेस में ही कोई पढ़ाएगा ना। आर्टिकल में भी आपको किसी ने लॉ नहीं पढ़ाना, वहां तो प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाएगी। तो ये सीखने की, लॉ सीखने की, लॉ आपकी हॉबी बने, आप लॉ को इंटरप्रेट कर सकें, ये बात आपको क्लास में सीखनी है। ये कॉन्सेप्ट कहां से पता चला कि 180 दिन 183 डेज कंसेक्टिव लेने हैं कि तोड़ तोड़ के लेने हैं? हम आपको लाइन पढ़ के बता रहे हैं, कहां से पता चल रहा है। बात समझ आ रही है ना? इसलिए इसी स्ट्रेटजी से चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानी होगी और आपकी ग्रिप में आएगा लॉ। और चंद दिन के बाद आप, अल्लाह खैर करे, तकरीबन 1.5 महीने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जो हमने लॉ नहीं पढ़ा हुआ ना, उसे भी पढ़ेंगे तो समझ आनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज आप लॉ से यूज टू हो जाएंगे। बाकी तो ये एक प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ का मतलब है हमने अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करना, जो लिखा है वो करके देखना है। हमने ये नहीं देखना कि सर ये क्या बात हुई, 183 डेज काम क्यों है, ये तो पढ़ ही नहीं रहे। ये पढ़ रहे हैं 183 डेज काउंट कैसे कर रहे हैं। ये भी नहीं कर रहे कि सर लॉजिक लगाते हैं ना, सर ये 10 मिनट ही है ना, इसे छोड़ दें। नहीं, यहां लिखा हुआ है पूरा काउंट करना है, खत्म हो गई। दिस इज कॉल्ड प्रोसीजरल लॉ। ठीक है ना। तो प्रोसीजरल लॉ में असल में स्किल सीखनी कौन सी है? इंटरप्रिटेशन। प्रोसीजर पढ़ के समझ कैसे आना है। जब आपको प्रोसीजर समझ आना शुरू हो जाएगा ना, फिर आपने कहना अच्छा अच्छा सर ये तो मैं खुद भी कर सकता था, इसमें क्या मसला। इंशाअल्लाह ताला 1-1.5 महीने में आप वहां पहुंच चुके होंगे, अल्लाह ने चाहा तो। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी, यहां से आगे चलेंगे। लेकिन अब जब हम कल आएंगे तो यहां तक का काम सुनेंगे या लिखवा के देखेंगे। मतलब हो सकता है मैं कल आपसे कह रहा हूं कि बताइए जी, एक आदमी नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में जाना चाहता है, क्या प्रोसीजर रिक्वायर्ड है? इसका मतलब है मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये वाली स्लाइड आप लिखने के काबिल हो गए हैं कि नहीं हो गए? ठीक है ना। या हो सकता है कल रेजिडेंशियल स्टेटस की डेफिनेशन आपसे लिखवा के देखी जा रही हो, बिकॉज साथ साथ काम करेंगे तो काम होगा ना।
और वो काम हमें स्टूडेंट से करवाना ही पड़ेगा तो होगा, धक्का लगाना पड़ेगा टीचर को, ठीक है ना। तो अब हम ऐसे भी चल रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। अब हम उतना काम हो गया है जहां से हम आपको होमवर्क दे सके। इसका मतलब है आज आपके जिम्मे हो गया कि यहां तक रेजिडेंट इंडिविजुअल तक का काम आप करके आएंगे, इसे याद करके आएंगे। कल इंशाल्लाह ताला यहां तक पहले लिखवा के भी शायद मैं आपसे देखूंगा, और फिर यहां से 46 नंबर स्लाइड से आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। कल मुलाकात होगी।